ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रेमचंद के फटे जूते। और इसके पहले जो चैप्टर था वो लेफ्ट हो गया है 30% में, आपको पता है 30% जो सिलेबस हट गया है उसमें तो आपको पता ही है कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं। यस मैम। कबीर की साखियां आपके साथ है लेकिन शब्द नहीं उसमें पढ़ना है, दो है ना, कबीर की साखियां और शब्द। तो शब्द हमारा नहीं रह गया है, लेफ्ट हो गया है, साखियां हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा ग्रामश्री, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर, मेघ आए, यमराज की दिशा। और इसमें था गद्य में उपभोक्तावाद की संस्कृति, नाना साहब की पुत्री, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना। अब यानी हमारा एक लास्ट चैप्टर दे रह गया है प्रेमचंद के फटे जूते, है ना। बाकी इधर कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। यस मैम। हाँ जी बोलो। प्रस्तुत पाठ जो हमारा है प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई जो हमारे लेखक हैं वो व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार है। उनकी रचनाएं अधिकांश जो है व्यंग में आती है। तो प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक और इस समाज की ओर इंगित किया गया। हमारे समाज में दिखावटीपन कितना ज्यादा है। प्रेमचंद के जो फटे हैं कि इसमें प्रस्तुत पाठ के समय में जो प्रस्तुत किया गया है यह समाज के स्वार्थपरता और सर्वाधिता और दिखावटीपन, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारा चोट किया गया है इस चैप्टर के माध्यम से। प्रेम कहानी आप लोग पढ़े होंगे, बुक आपके पास है कि प्रेमचंद इसमें दिख रहे हैं जो अपनी बीवी के साथ, मैडम पत्नी के साथ फोटो की निकलवाए हुए हैं, लेकिन वह जूते जो है फटे हुए पहने। वहां पे लेखक कह रहा है कि आज के समाज में दिखावटीपन इतना ज्यादा है कि लोग 1 मिनट का तो है फोटो सेशन, तो 1 मिनट का करना है, किसी का भी शूज पहन करके फोटो निकलवा सकते थे। तो उनकी गरीबी है या उनके पास नहीं है, जो भी वो चीजें तो हमारे सामने नहीं आती, लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया। यानी वह दिखावटीपना से बिल्कुल दूर है, वह जो है कोई दिखावटीपन उनके अंदर नहीं है। तो उसी को यहाँ पे चैप्टर में हमारे प्रस्तुत किया गया है। तो चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, यानी वो जूते जो पहने हुए हैं पैर में वो फटा हुआ है, जैसा कि फिगर से आपको दिख रहा है। तो लेखक के सामने यहाँ पे जो फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही प्रेमचंद के जूते फटी हाल में दिख रही है, फटा दिख रहा है। तो लेखक के सामने प्रेमचंद की एक फोटो है, लेखक हरिशंकर परसाई जी के सामने प्रेमचंद की एक फोटो है जिसमें वे पत्नी के साथ हैं, फोटो खिंचवाए हुए हैं। और फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सफेद कुर्ता और धोती जानते हो ना, कुर्ता धोती पहने हुए हैं तथा सिर पर टोपी लगाए हुए, फिगर में जो दिख रहा है। कनपटी चिपके, गालों की हड्डियां उभरी, यानी बिल्कुल कमजोर दुबले पतले से, चेहरे पर घनी मूछे, पहले के लोग मूछे भी रखते थे, गांव में दादाजी बाबाजी होंगे, आप लोग देखा भी होगा कि गांव वहां पे मूछे भी थे। पहले लोग मूछों के शौकीन थे, जेंट्स वर्ग ज्यादातर, लेकिन आजकल के जो फैशन आ गया है बिल्कुल मूछ कोई नहीं पसंद करता। तो पाँव में कैनवास के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं, उनके बंद के लोहे की पतरी गायब है। आप शूज पहने हो, इसमें जो देखो एक छल्ला सा लगा हुआ है जिसमें से डोरी आप निकाले हो। तो प्रेमचंद जी ने जो जूते पहने हैं उसमें वो जो लिपि लगी हुई है जो लोहे का है वो चीज भी हट गया है, फट के निकल गया है, मतलब इतना घिसा पिटा पुराना सा जूता है। तो बंद लोहे की पतरी गायब हो गई है, उन्हें किसी तरह डोरी को बांध लिया है कि जूता पैर से बाहर न निकले। बाएं पैर का जूता फटा है, जिसमें से ये भी पूछा जाता है 1 वर्ड के क्वेश्चन में कि प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर में प्रेमचंद के कौन से पैर का अंगुली दिखाई दे रहा है,
किस पैर का जूता फटा हुआ है जिससे उनकी अंगुली दिखाई दे रही है? तो दाएं या बाएं? बाएं पैर का। इस बात को ध्यान रखना, वन वर्ड का क्वेश्चन आ जाता है। तो बाएं पैर के जूते उनकी जो है फटी हुई है, जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है, अंगूठा जो है उनका पैर में से दिख रहा है। और लेखक सोचता है कि यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने वाला वस्त्र कैसा हो। भाई फोटो तो हम बिल्कुल रंग चुन के बड़े अच्छे से फैंसी ड्रेस पहन के खिंचाते हैं ना, और डेली उस ड्रेस को हम पहनते नहीं है। लेकिन लेखक यही सोच रहा है कि जिस व्यक्ति ने फोटो एक निकलवाया है, प्रेमचंद जी ने, अगर फोटो में ऐसी तस्वीर दिख रही तो ओरिजिनल में उनके पास क्या है ना? सोचने वाली बात तो है ही। फोटो में जब इतना बुरा, 1 मिनट की बात है, फोटो निकलवा दिया फिर काम हट गया, तो उस समय तो हम किसी का मांग के भी पहन सकते हैं। उसमें कुछ लिखा थोड़ी होगा कि ये बेदोनी का है या इनका है या किसी का है, ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा। साइज आ रहा है, थोड़ा सा पहन लिया। लेकिन अगर फटा जूता पहन के इंसान फोटो खिंचवा रहा है तो इसका मतलब इसके पास अन्य पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पोथे को इतने फटे जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है कि वो फोटो खिंचा रहा है, फोटो चैप्टर में आ गया और पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। इस इंसान को इतना मतलब एहसास नहीं है, कोई भी लज्जा या झेप नहीं। प्रेमचंद को इस बात में कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि वह दिखावटी पना से बिल्कुल दूर थे। जो ओरिजिनल है उसी चीज को दिखाते थे, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। और उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग छिपा है। यानी लेखक यहाँ पे प्रेमचंद जो फटे जूते हैं उसमें से उनकी अंगुलियां जो दिख रही हैं, उसके माध्यम से वह समाज की बुराइयों को इंगित कर रहे हैं। एक भाव लेखक के इस चैप्टर के देने का माध्यम ये है कि वह लेखक जो है समाज में हमारी इतनी बुराइयां, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इतना दिखावटीपन है कि लोग उस समाज में बिल्कुल खींचे पड़े, अपने आप को मतलब बिल्कुल एकदम परेशान महसूस कर रहे हैं अपनी इज्जत को संभालने के लिए। एक कहावत कही गई हिंदी में, आप लोग पढ़े भी हो, कि चाहते पैर पसारिए जैसी लंबी पाँव। चद्दर मतलब उतना बड़ा ही पैर हमको निकालना चाहिए जितना हमारा पैर है। अगर उससे पैर, चद्दर से आगे हम पैर निकालेंगे, क्या होगा? रात भर मच्छर काट लेगा हमको। अगर वहां पे मच्छर है तो रात भर काट के परेशान करेगा। तो यानी जो हमारी आमदनी है, हमको अपनी आमदनी में ही एडजस्ट करना। अगर एक दिन इस मंथ का हमारा जो है आमदनी 1000 रुपए की है और मैंने काम किया 1500 का, तो अगले मंथ क्या होगा? हमको 1500, किसी से 500 रुपए कर्ज लिए, उस चीज को भरना होगा। हमारी आमदनी 1000 रुपए ही है। जब 1000 रुपए में हमारी पूरी नहीं हुई तो अगले मंथ में 500 किसी का और दे दिया तो हमारे पास 500 रुपए ही बचे। यानी अगले मंथ अगर आप ऐसा करते हो, अपनी आमदनी से बाहर जाते हो, तो आपको 1000 रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा। फिर वो कैसे भरोगे? इसलिए लेखक जो है समाज की बुराइयों की ओर इतना भी मतलब अब समाज को बुराइयों की तरफ इंगित कर रहे हैं कि वो हाथ की उंगली से इशारा न करके पैर के अंगूठे से इशारा कर रहे हैं। एक धारणा लेखक का यहाँ पे भी है। तो क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है, उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग है। किसके प्रति है? समाज के प्रति, जो हमारा समाज है। तो ऐसा लगता है कि वे फोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं रहे हों। आज के समाज में कुछ मतलब ऐसा है कि जबरदस्ती भी कुछ काम होता है। तो यहाँ पे लेखक जो है बहुत इच्छुक नहीं है फोटो खिंचवाने की, लेकिन उनको जबरदस्ती वहां पे बैठाया गया कि पत्नी के आग्रह को, एक कल्पना कर रहे हैं कि पत्नी के आग्रह को वह टाल नहीं पाए और फटे जूते में ही बैठ करके उन्होंने फोटो खिंचवा लिया। पत्नी के आग्रह को टाल न सके होंगे और अच्छा कहकर फोटो खिंचवाने बैठ गए लेखक। इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते तो समाज के सामने उनकी कमियां तो नजर नहीं आती। लेखक कह रहा है अगर पत्नी आग्रह कर रही थी फोटो खिंचवाने के लिए तो लेखक अगर मना कर देते तो उनको क्या है,
समाज में बुराई तो नहीं दिखती, मतलब उनका फटा हुआ जूता तो समाज में नहीं दिखता, लेकिन उन्होंने पत्नी के मन को भी रखा, उनका आग्रह भी नहीं ठुकराया और वह वैसे जैसे थे फटी हालत में वैसे ही बैठ गए। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस कर, उनकी करुणा को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। यही है भावना कि जब 1 मिनट की बात है, फोटो खिंचवाने के लिए तो किसी का मांग के भी कर सकते थे, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना नहीं है या जिसके फोटो खिंचवाने की स्थिति ऐसी है, तो ओरिजिनल में उसके पास क्या है, यह सोच करके लेखक जो है करुणा से भर जाता है और उसका हृदय बिल्कुल रोने को तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते ही नहीं, यहाँ तक कि दूसरे की बीवी तक उधार मांग ला। अब हमारे समाज पे कितना बड़ा मतलब चोट किया है लेखक कि हम दिखावटी के लिए कुछ भी करने को तैयार। क्या ये उचित है किसी दूसरे की बीवी के साथ हम फोटो खिंचवा लें? ऐसा उचित है? नहीं उचित है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ लेखक कह रहा है कि वो यहाँ तक दूसरों की बीवी तक उधार मांग लेते हैं, लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, पाउडर लगाकर एक फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। लेकिन क्या फोटो में खुशबू आती है? लेकिन थोड़ा सुंदर दिखे हम, इसके लिए लोग अपने को मेंटेन करते हैं। गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि समाज में जो अच्छे लोग हैं उनकी फोटो अच्छी नहीं आती, जो बल्कि काले कलूटे हैं या ऐसे वैसे उनकी फोटो अच्छी आती है। तो और प्रेमचंद तस्वीर को ही महत्व ही नहीं देते हैं। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है। टोपी क्या है? सर पे लगाने की चीज है। जूता क्या है? पैर में पहनने की चीज है ना? टोपी हमारा मान सम्मान का द्योतक है, प्रतीक है। द्योतक है यानी प्रतीक है। भाई सर पे टोपी लगाना एक सम्मान की बात है। पगड़ी है ना, पहले के समय में लोग कहते थे, शादी ब्याह करने लोग जाते थे, जो गरीब व्यक्ति रहते थे और उनको अगर घर पर पसंद आया तो लोग पगड़ी अपनी उतार के रख देते थे। साफा जो पगड़ी बांधते उतार के रख देते थे। तो पगड़ी जो टोपी है एक इज्जत की बात है, मान सम्मान की बात है। जूते तो पैर में पहनने की चीज है, लेकिन जूते से सस्ती है क्या? टोपी। टोपी तो 25 रुपए के भी मिल जाते हैं, महंगे से महंगे में, लेकिन फिर भी जूते भी तो 5,000 तक के भी जूते हैं, इससे भी जाते के हैं जूते। और जब उन्होंने यह फोटो खिंचवाया तब भी सस्ती ही रही होगी। ये तो बहुत समय की बात है, बहुत पहले की बात है। महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, कौन किसको कहा जा रहा है? प्रेमचंद। महान उपन्यासकार हैं, सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? यानी यह सोचने वाली बात है कि जो महान कथाकार है, महान सम्राट है, उपन्यास का सम्राट में राजा, भाई उपन्यास से उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे कथाकार, ऐसे लेखक फटे जूते में फोटो खिंचवाए तो इसका कुछ रहस्य है। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहता है कि उसका भी कोई जूता अच्छा नहीं है। ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है। हमारे समाज में जो दिखावटीपन है उसको लेखक कह रहा है कि जूता तो ऊपर से देखने में हमारा भी बहुत अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल में जाए तो उसकी तरली जो नीचे से बिल्कुल घिस गई है। उससे क्या है? हमारा पैर का तलवा घिस रहा, इससे अंगूठा घिस कर लहूलुहान हो गया है। इनका तो सिर्फ इतना कटा हुआ है कि जूता ही मतलब इसका अंगुली दिख रहा है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा पर अंगुली नहीं दिखेगी। तो लेखक फोटो की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि तुम्हारे पांव सुरक्षित हैं पर अंगुली लहूलुहान हुई है। जो समाज में दिखावटी नहीं करता, जो अपनी आमदनी के अनुसार ही काम करता है, 2 मिनट के लिए कोई कहेगा कि यह गरीब है, ठीक है गरीब है, लेकिन आत्मसंतोष होगा उसको। लेकिन लेखक जो आगे कहने जा रहा है कि मेरी अंगुली ढकी हुई है, ऊपर से जूता तो सही है लेकिन उसका पैर का तलवा जो है बिल्कुल घिस गया है।
तो लेखक फोटो की इशारा करता हुआ, तुम्हारे पांव सुरक्षित हैं पर अंगुली जो है आपकी घिसी हुई है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा घिसा हुआ है। यानी समाज में जो है लोग दिखाने के लिए तो हम बहुत धनाढ्य हैं, बहुत बड़े हैं, वह दिखाने में खुद का नुकसान कर रहे हैं। और जो वास्तविक रूप दिखाता है, इतना ही समाज कहेगा ना कि इसके पास नहीं है, यही कह के चला जाएगा। लेकिन उसकी जो आमदनी वो किसी के कर्ज से तो नहीं डूबा हुआ है, किसी का एहसान तो उसके ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे कोई भी है, तो उसके पास किसी का एहसान तो नहीं होगा। और अगर तुमको 2 दिन कोई खिला देगा तो तीसरे दिन कहेगा मैंने तुमको खिलाया, वो सारा व्यर्थ है। वही लेखक कह रहा है कि आपके तो फिर जूते के अंगुली ही घिसे हुए दिख रही है, वहां तक तो ठीक है, पूरा पैर तो सेफ है आपका, लेकिन हमारी क्या दशा है जो दिखावटी करते हैं, उनकी क्या दशा है कि ऊपर से जूते तो अंगुली बिल्कुल सही है, सब कुछ है, लेकिन नीचे से तलवा जो है बिल्कुल घिस गया है, यानी पैर के तलवे से खून बह रहे हैं। तो जो दिखावटी करते हैं वो हमसे ज्यादा परेशान है। तो मैं तुम्हारी तरह फटा हुआ जूता नहीं पहन सकता हूँ जिनके अंदर दिखावटपन की भावना। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया है। होरी का गोदान प्रेमचंद की रचना है, उसमें गोदान कहानी में बताया गया है कि घर में बीबी बीमार है। गोदान पढ़े हो, यहाँ पे लाइब्रेरी में अपने बुक है पढ़ी हुई, उसमें पढ़ोगे तो प्रेमचंद की बहुत अच्छी कहानी है वो। क्या पूछ की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता था, अथवा माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। यहाँ पे जो है कि अंदर बीवी जो है परेशान है, पीड़ा से कराह रही है, लेकिन वह पीने वाला व्यक्ति जो है वह उसके अपनी बीवी के लिए कफन जो लेने जाता है उस पैसे से भी वह शराब पी जाता है, और इधर बीवी बीमार पड़ी हुई, उसमें तो हो गई है, उसको कफन की जरूरत है। तो उनका प्रेमचंद की घटना का वर्णन यहाँ पे किए, जो प्रेमचंद की रचनाएं हैं, उपन्यास जो उन्होंने लिखा है, गोदान, कफन, ये सब कहानियों का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है? सुना है, प्रेमचंद की रचनाएं, तो उसके विषय में इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का यह जूता, इसलिए हमको यह चैप्टर यहाँ पे क्यों आया है सामने हमारे, इससे पहले 8th में 6th में भी ये चैप्टर दे सकता था, लेकिन इस उम्र में आप लोगों के अंदर यह भावना होती है दिखाने वाली। अगर आपकी सहेलियों के पास कुछ अच्छे कपड़े हैं, कोई अच्छी चीज है, तो आप भी घर पे जाके जिद करते हो, नहीं मम्मी मुझे चाहिए। तो लेखक इस कहानी से आपको इस तरह सतर्क करना चाह रहा कि जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, उन सब चीजों की तरफ हम आकर्षित न हो। हमारी जितनी आमदनी है, हमारे मम्मी पापा के पास जितनी आमदनी है, जितने पैसे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने खर्च को रखें। किसी को देख करके हमको परेशान न होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहने की भावना आप सीखो। यहाँ पे लेखक जो प्रेमचंद के फटे जूते कहा ना कि आप जो है प्रेमचंद के जो पैरों से जूते से जो उनकी उंगलियां दिख रही हैं, तो कम से कम उतनी उनकी उंगलियां ही तो घिस गई हैं, पूरा पैर सेफ है। लेकिन जो दिखावटी कर रहा है लेखक, उसका जूता ऊपर से तो बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर से तलवा घिसा हुआ है। तो अंदर से आप ऊपर से आमदनी दिखा रहे हो और अगल बगल अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को कि हम आपसे पैसे वाले ज्यादा हैं, और उस चक्कर में पता चले आप एक तरफ कर्ज से डूबे जा रहे। तो हमको ऐसा नहीं करना। इसलिए लेखक जो इस उम्र में आपके सामने इस चैप्टर को इस क्लास में दिया है, इससे हमको कुछ सीख लेनी है। हाँ जी, आप लोग भी करते हो ना मम्मी पापा को परेशान, क्यों सृष्टि? ऐसा कुछ है? हाँ जी, वंशिका बंसल, वंशिका बेटा आवाज आ रही है या नहीं? हेलो। यस मैम। यस मैम। क्या आपको इस स्टोरी पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ रहा है?
कि हमको आगे क्या करना है, किस तरह से अपने परिवार के साथ एडजस्टिंग करना है। प्रेमचंद तो इतने बड़े थे, महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फटे जूते पहन करके फोटो खिंचवाने में कोई शर्म नहीं किया। तो हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, समाज में जी रहे हैं, तो बस ऐसा न हो कि हमारा पेट जले, तन हमारा खुला न रहे, बस इस बात का ध्यान रखना है। और बहुत हाई फाई बहुत बनने की जरूरत नहीं, जो हमारी आमदनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। ऐसा नहीं इस बात के लिए आजकल के बच्चों के बहुत ज्यादा फैशन हो गए हैं, मम्मी पड़ोस में ये आया है, उनके घर में ये चीज है तो मेरे घर में भी होना चाहिए, दीपावली तो वो शॉपिंग ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा शॉपिंग करना है। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे पास है उसमें ही संतुष्टि रखेंगे। हाँ, और एक बार एक्टिविटी वाली बात हुई थी, तो एक्टिविटी जो आपकी होनी है 1/4 शीट जो होती है आपकी, उस पे आपको फिगर भेज दिया जाएगा। आप लोग सुन रहे हो? सृष्टि, वंशिका, बंसल आप लोगों से ही कह रहे हैं। यस मैम। हाँ, आप लोगों से ही कह रहे हैं। तो जो आपको फिगर भेजा जाएगा उससे संबंधित आपको लघु कथा तैयार करनी है। फिगर बनाएंगे प्लस आप वहाँ पे उससे संबंधित रिलेटेड जो है कथा लिखनी। लघु कथा है ना आपके सिलेबस में? तो एक्टिविटी आपकी वही रखी गई है। यस मैम। हाँ, कल परसों में मेरे पास कोई मैसेज आया था, लेकिन शायद वो 10th क्लास का था। अभी है टाइम बेटा, आराम से कर। तो यहाँ पे लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का यह जूता आखिर फटा कैसे। जूता हम पहनते हैं, एड़ियां घिस जाती हैं, है ना, एड़ियां घिस जाती हैं और तलवे खिंच जाते हैं, लेकिन इनका क्या है, आगे का पोर्शन जो है वह घिसा हुआ है। तो उसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या सीख दे रहा है कि लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का यह जूता आखिर कैसे फटा। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए दूर दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे, या किसी कठोर चीज पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया। नहीं, आगे जूता फटने का मतलब है किसी कड़ी चीज पे ठोकर जब बार बार दे रहे हैं तभी तो फटेगा। पूरा जूता सेफ है और सिर्फ उंगली ही दिखाई दे रही, तो इसका रीजन भी कुछ होगा। लेखक क्या चीज सोचना चाह रहा है कि तुम रास्ते के टीले, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है इस चैप्टर का, कि तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी निकल सकते थे। रास्ते में अगर टीला है, कूड़ों का ढेर है, पत्थर का टुकड़ा है, तो हम उसके साइड से निकल जाएंगे ना। यहाँ चेयर है तो हमको ऐसा थोड़ी कि इसमें धक्के मार के निकलना है बेटा। तो इसमें हमको ठोकर नहीं मारना है, हम साइड से भी निकल सकते हैं। लेकिन वह पूछ रहे हैं लेखक से कि यहाँ पे जो है तुम रास्ते में टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी तो निकल सकते थे, शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी। यानी अलग रास्ते से निकल जाना, तुमने शायद समझौता नहीं किया और ठोकर मारते हुए चले उस रास्ते पे। वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले दी थी। तो लेखक अनुमान लगाता है कि यह तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है। तुम जिसे घृणित समझते हो, जिस समाज को घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ से नहीं, अभी पीछे भी आपको बताया था ये बात, कि जिसे आप घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं, पैर से इशारा करते हो, पैर की उंगलियों से इशारा करते हो। जैसे हम कहते हैं ये चीज बुरा है, हम उंगली से कह दे रहे हैं, लेकिन आपने इतना उसे घृणित समझा कि हाथ भी उठाना आपको अच्छा नहीं लगा, आपने पैर के उंगलियों से इशारा किया। जो समाज में हमारी बुराइयां फैली हुई है, जो दिखावटीपन है, इसकी ओर लेखक इंगित कर रहा है। तो मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। तुम उंगली छिपाकर तलुआ घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो, यानी तुम मेरे ऊपर, लेखक तो समाज में है ना, वो कह रहा है यानी आप मेरे ऊपर हंस रहे हो कि मैं उंगली बचा लिया हूं, अपने पैर के तलवे को घिस दिया हूं। और लेखक क्या किया है, उंगली थोड़ी सी उसकी घिसी है, पैर पूरा सेफ है उसका।
क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली है हो, पर पांव तो बच रहा है। लेकिन जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? भाई जिनके पैर में छाले पड़ गए, पैर घिस गया है, पैर घायल हो गया है, तो कैसे चलेगा? उंगली अगर थोड़ी सी घिसी हुई है तो अगर किसी एक उंगली में चोट लगी हम यूं लिख लेते हैं, है ना? लेकिन इस जगह पे जब हमारे घाव होगा, इस जगह पे घाव होगा तो हमको लिखने में दिक्कत होगी। उंगली तो हमारी सेफ है, लेकिन तलवा क्या है, यहाँ पे हमारा घिस गया, अगर यहाँ पे चोट लग गई तो कैसे करेंगे? वही कह रहे हैं कि जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? मैं तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को समझ रहा हूँ। यानी लेखक के जो पैर की उंगली का इशारा है, या लेखक जो चैप्टर का नाम पड़ा है कि प्रेमचंद के फटे जूते, तो फटे जूते के माध्यम से जो उनकी उंगली निकली है वो हमारे समाज की बुराइयों की ओर इंगित करता हुआ लेखक जा रहा है। तो हमको भी इन बुराइयों से बचना है, हमको जो है दिखावटीपन से दूर रहना है। जो ओरिजिनलिटी है हमारे सामने उसे हमको देखना है। इसमें टीले शब्द का जो वर्ड आया था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक मिनट, कि इसमें लेखक ने टीले शब्द का प्रयोग क्यों किया है? लेखक जो है चैप्टर में टीले शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? टीले शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? आप बोलो। टीले शब्द का प्रयोग जो आया है किसके लिए किया लेखक ने? हाँ जी, वंशिका, निशी। समाज की बुराइयों के लिए। हाँ जी, समाज में फैली बुराइयों के लिए। और टीले शब्द के वो कठिनाइयों के लिए किया है। बुराइयों को तो पैर की उंगलियों से दिखा रहे हैं, है ना? लेकिन टीले शब्द जो आया है, जो जीवन में आने वाली मुसीबतें हैं, परेशानियां जो आती हैं, तो उससे बच के निकलने का रास्ता भी हमको देखना है। ऐसा नहीं है कि परेशानी आई है तो घबरा कर हमको उस आग में कूद जाना है। तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। तो लेखक यहाँ पे टीले शब्द का है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लिया गया है। ठीक है। और लेखक पैर के तलवे से समाज की बुराइयों की ओर इंगित किया है। वह समाज के दिखावेपन को, समाज की बुराइयों को इतना उसे नहीं पसंद है, वो हाथ की उंगली उठाए, वह पैर की उंगली से जो है इशारा किया है। तो यह दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे टीला किसका प्रतीक है? टीला जो है किसका प्रतीक है? तो टीला जो है उन सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों का प्रतीक है जो जीवन में कदम कदम पर जटिलता उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, बहुत से टीले सामने आते हैं, जिसे हमको बच करके निकलना है। ऐसा नहीं है कि टीले में पैर मारते हुए जूते घिसवा देना है। हमको बुराइयों से, जो परेशानियां हैं, उससे हमको बच के निकलना है। ये बुराइयां हैं क्या हैं? गरीबी, सूदखोरी, अशिक्षा, धर्माधता, जातीयता आदि जो हमारे समाज में सब बुराइयां हैं, कठिनाइयां हैं कि वह आदमी धर्म में झगड़ करके एक धर्म से अगर दूसरे धर्म को, अच्छा व्यक्ति है दूसरे धर्म वाला उसका सहयोग करना चाहता है तो हमारे धर्म वाले हमको ही बुरा कहने लगेंगे कि आप उसको क्यों भला कर रहे हो या उसके साथ क्यों जा रहे हो। तो यह सब जो है जटिलताएं हैं, यह सब टीले हैं हमारे जीवन के। दूसरा प्रभाव गरीबी, जैसे ये लॉकडाउन आ गया, इसमें कितने घर बेघर हो गए, कितनी परेशानियां आ गई लोगों को। तो ये सब बेटा ध्यान दो, क्योंकि ये टीले शब्द जो है कई तरह से मोड़ करके, घुमा करके आपके क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि टीले शब्द का प्रयोग लेखक यहाँ पे प्रेमचंद ने किसके लिए किया है? प्रेमचंद ने उस पर जूता कैसे आजमाया होगा? टीले पे।
तो ये है कि टीला उन सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों का प्रतीक है जो जीवन में कदम कदम पर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। लेकिन हमको ये बुराइयां कौन कौन सी है? गरीबी, सूदखोरी, अशिक्षा, धर्मात्मा। आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो और सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल अशिक्षित है, तो आप उसे कुछ समझाना चाहोगे अपनी लैंग्वेज में, क्या उसके समझ में आएगा? तो उसके लिए हमको कोई और रास्ता निकालना है। तो क्या है, और अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो आपकी लैंग्वेज को, आपकी भाषा को तुरंत ही कहते ही इशारों को समझ जाएगा, तो हाँ हमारा काम आगे जल्दी बढ़ जाएगा। और जहाँ पे अशिक्षित वर्ग है उन्हें शिक्षित करना, उन्हें समझाना, उन्हें बताना बहुत कठिन काम है, क्योंकि उनकी समझ में जल्दी आता ही नहीं। ये सब क्या है? हमारे समाज की बुराइयां। नेक्स्ट हमारा है धर्माधता, जो अपने धर्म पे अडिग हो। सामने वाला दूसरे धर्म का व्यक्ति है और वो प्यासा हुआ है बेचारा, पानी चाहिए उसको, तो आप कहो कि मेरा धर्म खराब हो जाएगा, मैं इसे पानी नहीं पिलाऊंगा, तो क्या है? ये बुराइयां तो है। अगर हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम हमारे दरवाजे पे आ गया, अगर प्यासा हुआ है, तो क्या ही हम अपने गिलास में पानी नहीं देंगे? हमारा धर्म खराब हो जाएगा। अरे सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि मानव की सेवा करना। तो अगर किसी इंसान को आप पानी पिला देते हो, उसका हेल्प कर देते हो, किसी और तरह से है, तो क्या है? इससे हमारा धर्म कहीं चला जाएगा? हम हिंदू से मुसलमान हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसी भेदभाव जो हमारे समाज में व्याप्त है, वह भी बहुत बड़ा टीला है, बहुत बड़ी कठिनाई है हमारे जीवन की। तो इस समाज में हमारे हर तरह के व्यक्ति हैं, उससे हमको जो है बच के रहना है। इसमें जो है कि लेखक जो जूते की स्थिति पे प्रकाश डाला है। जूते की स्थिति कैसी हुई है? ये जो जूता है प्रेमचंद का, उसकी स्थिति क्या मतलब आपको बता रहा है? जूते की स्थिति जो है फटी हुई है, उससे आपको क्या मतलब सीख मिल रही है? कुछ बोलो। हाँ जी। और एक क्वेश्चन में और है, अभी जो इसमें मैंने बताया कुछ शॉर्ट में हो जाता है, बुक में कुछ लेंदी होता है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं। लेकिन इसमें जो है बुक में जो आपकी स्टोरी पढ़ोगे उसमें पर्दे शब्द आया है। पर्दा, पर्दा क्या होता है? पर्दा क्या होता है, कोई बताए? आप बोलो। हाँ हाँ, तो पर्दा क्यों लगाया जाता है, क्यों होता है, क्या होता है? पर्दे लगाने से, जैसे घर में होता है ना, पर्दे लगाते हो, तो उसकी क्या मीनिंग है? पर्दे लगाने के पीछे क्या भाव है? पर्दा, एक तो है पर्दे के महत्व पर लेखक प्रेमचंद के विचारों में अंतर स्पष्ट कर रहा है कि प्रेमचंद दिखावा नहीं कर रहे। प्रेमचंद जो है दिखावा नहीं करते, वे जैसे हैं वैसे ही फोटो खिंचवा लिए। उस पर पर्दा डाल सकते थे ना, दूसरी जूता पहन के आप फोटो खिंचवा सकते थे। तो पर्दा जो हमारे घर में लगा हुआ है, वो हमारे समाज में, जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आ गया, एक उदाहरण के तौर पे, वैसे सब सिंपल बता रहे, हमारे घर कोई गेस्ट आ गया, अब मान लो कुछ कमी हमारे किचन में है, भाई कोई आने वाला है गेस्ट, तो हम क्या करते हैं, कुछ खास चीजें मार्केट से कुछ लाते हैं मार्केटिंग करके। तो हो सकता है इतनी आमदनी न हो कि पूरी फैमिली को हम वो चीज खिलाएं, तो गेस्ट के लिए ही रखे हैं। तो क्या होता है कि हम गेस्ट के सामने ही प्रस्तुत करते हैं। और या वैसे भी हमारे घर में कोई आ गया, नॉर्मली बात है, तो पर्दा अगर लगा हुआ है, कुछ हमारे घर में बिखरा पड़ा है, क्या हुआ, हम पर्दा तुरंत खींच देंगे। एक आड़ होता है, पर्दा जो है एक आड़ होता है, जो कि हमारे जो बुराइयां हैं उस चीज को ढकता है। जैसे यहाँ पे जूते की वाली बात हुई है, तो वहां पे लेखक पर्दा डाल सकता था, दूसरा जूता पहन के फोटो खिंचा सकता था, तो यहाँ पे इतनी बात नहीं आती। लेकिन उन्होंने पर्दा नहीं डाला उस चीज से, जो है हकीकत को सामने उन्होंने दिखाया। तो यहाँ पे प्रेमचंद दिखावा नहीं करते थे, वे जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे और दिखते भी थे। वे पर्दा करने वाले अर्थात वास्तविकता को छिपाने के पक्षधर में नहीं थे। पर्दा डालना यानी किसी बात को छिपाना,
है ना, कि किसी बात पे पर्दा डाल रहे हो। पर्दा छिपाना यानी किसी बात को छुपा करके जो सही है उसे प्रस्तुत करेंगे, जो गलत है उसे पर्दे की आड़ में कर देंगे, छुपा लेंगे।